तरीके से इस चुनाव को एक युद्ध की तरह ले रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि मेरा सब अधिकार छीन लिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा, 400 पार इसलिए वो मांग रहे हैं। हाँ, उसका जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो पहुंचा दिया, अपना प्रोपेगेंडा जो था उनका वो उन्होंने जनता के बीच फैला दिया अच्छे से। जैसा कि सुनने में आया जगह जगह से कि कहीं ना कहीं जो हार हुई है बीजेपी की वो किसी विपक्षी दल ने नहीं की, उन्होंने खुद अपनी हार, ये जो यूपी में एक तरीके से हार कहा जा सकता है उसको, कि यूपी में जिस तरीके का उन्हें मैंडेट मिला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की खुद की बहुत बड़ी खामियां रही उसमें बहुत। नहीं, एक तो लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे ये थे। मैटर करता है क्योंकि योगी जी कुछ कैंडिडेट्स को बदलने की बात कर रहे थे उस वक्त। हाँ, कुछ लिस्ट बता रहे हैं कि उन्होंने भेज भेजी रहे थी। थे। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि दिल्ली में जो स्टेट में है उसको आम आदमी को स्टेट में आम आदमी और सेंटर में वो लोग भाजपा को। ये भी एक ट्रेंड दिल्ली वालों का चल रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लोकसभा में। और आज हम यहाँ पर कुछ मुद्दों को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इनमें जो सबसे खास मुद्दे होंगे वो होंगे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को जो सीटें मिली हैं, जिस हिसाब से सीटें मिली हैं, और जो विपक्षी दल थे उन्होंने क्या क्या जो है कोशिशें की हैं। तमाम इन सारी चीज़ों पर जो है वो चर्चा होगी। तमाम ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस बार जो भाजपा और एनडीए को जो बहुमत मिला है वो किस तरीके का बहुमत उसे कहा जाएगा, जो विपक्षी दल थे उनका परफॉर्मेंस कैसा था। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आज मेरे साथ मेरे साथी जो मेरे सीधे हाथ पर हैं सुरजीत कुमार बैठे हुए हैं। ये लोकसभा के रिपोर्टर हैं ग्राउंड से, इनको ज़्यादा जानकारी है, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग इन्होंने की है पूरे लोकसभा इलेक्शन में। और मेरे उल्टे हाथ पे जो बैठे हुए हैं वो विकास कुमार हैं, वो भी जो है ग्राउंड रिपोर्टर हैं। और इन लोगों से इसलिए जानने का एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो है ग्राउंड की रियलिटी इन्हें पता है कि कहाँ पर पब्लिक किस चीज़ से कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर एक तरीके से जो था कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। क्योंकि जो सीटें आई हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए जो है, गठबंधन जो है एनडीए का, उसको जो है 292 सीटें आई हैं, और जो इंडिया अलायंस था उसको करीब 233 सीटें जो हैं वो आई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव था वो बहुत ही उसमें कड़ी टक्कर देखने को मिली है। कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के पास जो था, अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात की जाए तो किसी के पास भी बहुमत नहीं है। लेकिन एनडीए जो है इस वक्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है, भले ही जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी अभी बाकी हैं। तो सबसे पहले मैं सुरजीत से जानना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश के नतीजे थे और जो एग्जिट पोल था उसमें इतना बड़ा जो डिफरेंस देखने को मिला, और आपने जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की या जो जानकारी ली उसमें कहाँ, मतलब क्या पता चला, क्या इतना अंतर क्यों रह गया, मतलब तरीके से? मुझे लगता है ऐसा कि ये जो एग्जिट पोल बनाया गया था उसमें ज़्यादा ग्राउंड्स पे जाकर के लोगों से जानना ही गया कि क्या हो सकता है परेशानी। और मुझे ऐसा लगा कि परेशानी ये था कि जैसे हाल ही में पेपर लीक हुआ था, और एक उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हाँ, होती उसकी वजह से जो पेपर जो 60,000 का आया था वैकेंसी, उसके पहले एक टीचर का पेपर लीक हुआ था, और उससे पहले एक 2 और वैकेंसी ऐसी थी जिसका अभी तक रिजल्ट हो या कुछ भी मतलब पेंडिंग क्लियर नहीं हुआ। और ऊपर से एक चीज़ और था कि अखिलेश यादव को लेकर जैसे राम मंदिर बन गया तो हिंदुओं को एकजुट करने वाली चीज़ चल गई, और ऊपर से मुस्लिम भी एक तरह हमला हमारे लिए बहुत कुछ छीन लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के हिंदुओं को एकजुट करने के चक्कर में मुस्लिम एकजुट हुए और पेपर लीक, 2 बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि ऐसे मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो जिस तरीके से रोजगार एक बहुत बड़ा यूपी में फैक्टर रहा इस चीज़ को लेकर के, बहुत बड़ा। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर था वो एक तरफ पूरा हो गया। वो एक तरीके से इस चुनाव को एक युद्ध की तरह ले रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि मेरा सब अधिकार छीन लिया जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा, 400 पार इसलिए वो मांग रहे हैं और लोकतंत्र में छेड़छाड़ करेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी का तीसरे मतलब चौथे चरण में जो बयान भी आया था उस तरीके से लगाया जा रहा था, जो विपक्ष था उसका जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो पहुंचा दिया, अपना प्रोपेगेंडा जो था उनका वो उन्होंने जनता के बीच फैला दिया अच्छे से। और जो बीजेपी थी वो कहीं ना कहीं उसको काउंटर नहीं कर पाई, किसी भी जगह पे उन्होंने काउंटर करने की कोशिश था ना हिंदुओं को एकजुट करने का, लेकिन वो कर नहीं पाया ना। कर तो रहे थे ये मोदी जी हर जगह, लेकिन वो हुआ नहीं सही से। जिस तरीके से देखा जाए, मतलब विकास,
कि जिस तरीके से देखा जाए कि हम लोग कयास लगा रहे थे कि 60 से 65 के बीच में उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो आएंगी, लेकिन जो नतीजे आए जिसके बाद बीजेपी को 33 सीट बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कहा जाए मतलब जिसको कहा जाए जैसे घसीट करके मिली है, मतलब एकदम अच्छे से नहीं मिला है। के उसको पहुंचाया गया है वहाँ तो तक। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या लगता है, मतलब क्या ऐसा हुआ इतने पिछले 2-3 महीनों में? क्योंकि फरवरी में हम लोग सब देख रहे थे और हम लोग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं, हम ही लोग नहीं, देश का हर एक आम नागरिक आश्वस्त था कि बीजेपी को एक अच्छा मैंडेट मिलने जा रहा है 2024 में। बट इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि पूरा जो हवा है वो उत्तर प्रदेश की बदल गई? और हमेशा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। सर ये बात बिल्कुल सत्य है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है, लेकिन इस बार जो हुआ वो बिल्कुल सभी के सोच से परे है। और शायद पूर्व प्रधानमंत्री अभी कह लीजिए, क्योंकि मोदी जी का इस्तीफ़ा आ गया है, अब तीसरी कैबिनेट में क्या समीकरण बैठता है, लेकिन देखा जाए तो यूपी में जो हुआ उसके पीछे जो मनोविज्ञान का खेल जो कहा जा रहा था 400 पार, ये भारी पड़ गया। विपक्ष को नैरेटिव पता था कि नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है, विपक्ष ने उसको पकड़ा और शायद यही कारण है। और हाल ही में जो पेपर लीक वगैरह हुए, युवाओं रोज़गार के ऊपर जो बातें नहीं हुई, क्योंकि दूसरे या तीसरे चरण के बाद देखा जाए तो चुनावी मंचों से जो माहौल बदला वो बिल्कुल अलग लेवल पर लेके गया, अलग डायरेक्शन में वो चीज़ चला गया। माहौल भी बना तीसरे चरण के बाद बना। हाँ, क्योंकि पहले 3 चरण बहुत ठंडे, उसमें 2 चरण तक तो अखिलेश यादव खुद रैली 1-1, 2-2 रैली कर रहे हैं, उसके बाद एक दिन में 4-4 रैली हो रहा है, तो ये अंतर साबित हो गया है इसमें कहीं ना कहीं। और ताबड़तोड़ रैली कुछ कारण क्या जो जैसा कि सुनने में आया जगह जगह से कि कहीं ना कहीं जो हार हुई है बीजेपी की वो किसी विपक्षी दल ने नहीं की, उन्होंने खुद अपनी हार, ये जो यूपी में एक तरीके से हार कहा जा सकता है उसको, कि यूपी में जिस तरीके का उन्हें मैंडेट मिला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की खुद की बहुत बड़ी खामियां रहीं उसमें बहुत। नहीं, एक खामी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे बनारस साइड या जहाँ पे भी आप रिपोर्टिंग आजमगढ़ साइड, कि एक तो जो 400 पार का नारा और एक संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार मांग रहे हैं, और ST/SC जो पिछले तबके के लोग हैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इस चीज़ पर कि क्या हो सकता है क्या नहीं, उनको लगा कि संविधान बदल देगी सरकार, इसलिए इतना कुछ मांग रही है। और उन लोग के दिमाग में सीधा है कि कुछ कर सकते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाना उनके लिए ST/SC वालों को कुछ खास मतलब है नहीं। जय श्री राम बन जाने से थोड़ा सा मंदिर बनने से, हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली बात आ जाती है, तो उनके दिमाग में है कि ये तो मंदिर बना है, सनातनी है, और संविधान बदल देंगे, और संविधान का मतलब सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जानते हैं, बीच में किसी को नहीं जानते, तो ये दिमाग में उनको बैठ गया कि बैठाया गया उनके दिमाग। हाँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर भी रहे थे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे हर जगह जाके, और 400 पार लोग बोल रहे थे, और 400 पार मतलब कि अकेले अहिंसा वाली चीज़, तो इस चीज़ को लोग अच्छे से समझ गए और बदल दिए। तो लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा कि कई जगह से ये रिपोर्ट भी आई कि जो कैंडिडेट्स थे उनसे जो वो थे वो उनको पसंद नहीं कर रही थी, वहाँ की जो जनता कह लीजिए आप, वोटर्स जो थे वो कहीं ना कहीं नाराज़ थे। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण था यूपी में जो इस तरीके की सीटें आई? बिल्कुल ये फैक्टर करता है, क्योंकि जो लोग लोकल लोग होते हैं वो देखते कि हम किसको वोट दे रहे हैं, हमारे लिए कौन काम करेगा। हालांकि देखा जाए यूपी, बिहार, बंगाल ये ऐसा जगह है जहाँ पर लोग देखना चाहते हैं कि सुख दुख की घड़ी में हमारे साथ कौन खड़ा रहता है, और जो खड़ा रहा अगर उस कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया तो वो चीज़ें भी डेंट की है उत्तर प्रदेश में भाजपा को। बहुत सारी ऐसी सीटें थी, बहुत सारी सीटें थी। और क्या आप लोग के पास ऐसी भी कोई रिपोर्ट थी कि इस बारे चुनाव में जो है वो जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होने दिया, इस वजह से भी ऐसा रिजल्ट आया? पूर्वांचल में जो 10 सीट जो बता रहे थे लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिल्ली से ही हो रहा था सब कुछ, और धनंजय सिंह, हाँ, ये लोग दिल्ली से अमित शाह से मिलके कुछ जिस तरीके से तोड़ मोड़ करके, फिर एक मुख्तार अंसारी वाला क्षेत्र था, अफजाल अंसारी वाला, वहाँ भी इस तरीके से कर रहे थे, ज़बरदस्ती बिठा देना। फिर एक रीज़न और था कि लोकतंत्र खतरे में है, मतलब कि
ज़बरदस्ती किसी को लड़ने नहीं देना चुनाव, जैसे श्याम रंगीला के साथ वही हुआ था। तो एक तरीके से वो बन जाता है नैरेटिव लोगों के दिमाग में कि ये तो अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं सब कुछ, आज 300 सीट है तो इतना कुछ कर रहे हैं, 400 सीट आ जाएगा तो ये करेंगे। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस वजह से भी सीटें हारी कि दिल्ली का दखल बहुत ज़्यादा हो गया था यूपी में? हाँ, क्योंकि लोकल लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे थे ये लोग। मैटर करता है क्योंकि योगी जी कुछ कैंडिडेट्स को बदलने की बात कर रहे थे उस वक्त। हाँ, कुछ लिस्ट हाँ, बता कुछ रहे हैं कि लिस्ट उनने भेज रहे थे, 20-32 भेजी थी दिल्ली, नेताओं की, लेकिन वो काम कर नहीं पाई यहाँ दिल्ली से स्वीकार जो नहीं किया भाजपाई कार्यालय है वो स्वीकार नहीं कि उस चीज़ को, और शायद एविडेंट किया क्योंकि योगी जी जो एनालिटिक्स रखते हैं अपने पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों की समझ उनसे बेहतर और कौन रख सकता है, तो इन सारी चीज़ भी मैटर की है। चलिए, तो एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। दूसरा, जो बीजेपी ने जो वादे किए थे, जो भी 10 सालों में किए, उनमें से आप लोगों को क्या लगता है कि कितने एक डिलीवर और हो रीजन पाए? है अग्निवीर का। अग्निवीर जो योजना निकली है, उस टाइम अग्निवीर का इतना विरोध बहुत हुआ ज़्यादा था, देखा उसके गया। लोगों के दिमाग में अभी भी बैठा हुआ था कि हम लोगों ने इतना कुछ किया, सरकार कुछ नहीं सुनने गई थी, और जवाब देने का उनके पास यही एक मौका था। हाँ, क्योंकि अग्निवीर योजना जो थी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली गांव क्षेत्र के लोगों को इम्पैक्ट करती है। वो युवाओं के पास बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ था कि हम लोग ट्रेन चलाए, बस मतलब बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया, लोगों पर FIR दर्ज है और सरकार कुछ नहीं की। तो उनके पास गुस्सा था इस चीज़ का कि कैसे लिया जाए बदला, क्या जवाब दिया जाए, तो दिया जुन लोगों ने जवाब। इस तरीके का जो है वो। लेकिन एक सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं कि बीजेपी के ऊपर जो दाग लगा या कहें जो डेंट हुआ जो बीजेपी को, अयोध्या की सीट जो उन्होंने हारी, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो बीजेपी का विनिंग फैक्टर था वो राम मंदिर ही था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उनका था वो राम मंदिर था। राम मंदिर जब फैसला आया उसके बाद अच्छा मैंडेट मिला, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसके बाद भी बीजेपी को अच्छा मैंडेट आया। राम मंदिर बनने के बाद अचानक ही 2 महीने में ऐसा कौन सा बीजेपी में ऐसा क्या चीज़ हुई उत्तर प्रदेश में कि अयोध्या से ही मेन फैजाबाद जो सीट थी वही बीजेपी को गंवानी पड़ी? सर, इसके पीछे मुझे रीज़न लगता है क्योंकि अयोध्या का विकास बड़े बड़े स्तर पे हुआ है इस बार, और राम मंदिर भी बना, तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना निवास स्थान गंवाए हैं, जिनका घर तोड़ा गया। हालांकि मुआवजा तो सरकार की तरफ से मिला लेकिन होगा, वो तो बहुत कम होगा ना, ऐसा थोड़ी, पूरे फैजाबाद तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हाँ ना। वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी फैक्टर करता है ना कि और बाहरी जैसे लोगों का दखल वहाँ पे ज़्यादा हो गया, फैजाबाद में, मतलब अयोध्या में खास अयोध्या करके। में। क्योंकि कुछ लोग बोले कि होटल बन गया, सड़कें बन गई, वो 2 करोड़ का ज़मीन गांव का आदमी नहीं लिया वहाँ पे, बिजनेसमैन आपके लिए। वो सब मुंबई के और कोलकाता और अहमदाबाद के लोग आकर बसे वहाँ पे, और लोग होटल लिए, तो उनका क्या फायदा? मतलब वो ये टेम्पो चला अयोध्या रहे हो तो अयोध्या के ठेले जो लगा रहे मूल निवासी हैं उनका वर्चस्व वहाँ से खत्म होते दिखा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि घर वाली बात तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो एक बहुत छोटा हिस्सा है जहाँ पे मंदिर तोड़ के बनाया गया। पहली बात तो बहुत कम चीज़ें, वो कॉरिडोर बना है इसलिए है। लेकिन जो मेन ऐसा भी है, क्या ऐसा भी था कि जो कैंडिडेट इन लोगों ने जो खड़ा किया था वो उस पर भी कहीं नाराज़गी थी क्या लोगों के बीच में? ये तो दिल्ली से ही गया था नाम। ये नाम दिल्ली से गया हाँ। था। मतलब कुल मिला के जो यूपी की जो ये हालत, यूपी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत आज जो आंकड़े, जो सीट्स दिखाई दे रही हैं उनका, जो आज ये सब जो हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं तमाम, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे पे और जो अभी तक निराशा योगी का दिखाई कोई दी। बयान नहीं आया ना। हाँ, अभी तक योगी जी का कोई, आज जन्मदिन भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इस तरीके से जिस तरीके से पूरा ठंडा एकदम उत्तर प्रदेश में लखनऊ एकदम वो हो शांत रखा है, होने लखनऊ लग बिल्कुल शांत हो रखा है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बहुत जगहों पर जो है लैग किया है बीजेपी ने। और क्या क्या हमें ऐसा लगता है कि जैसे यूपी में खास करके मोदी जी खुद ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा साउथ पर ज़्यादा लगे हुए थे, राम मंदिर के भरोसे छोड़ दिया। हमें आश्वस्त ऐसा थे लगता बहुत है। ज़्यादा। हाँ, उत्तर प्रदेश को राम मंदिर के भरोसे छोड़ा गया कि अब तो क्लियर है ये चीज़ यहाँ से, बट और योगी जी उतना ने ज़्यादा क्या आप फैक्टर लोग किया करने नहीं है आप लोग चीज़। कुछ ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हो तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हर जगह सिर्फ जो बीजेपी के नेता थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनको लग रहा था कि बस मोदी वहाँ से आएंगे और वो एकदम से प्रचार करेंगे और हम जीत यदि आप जाएंगे? किसी नेता से बात करो बीजेपी के, तो अपना काम या अपना नाम बोलने से पहले मोदी जी का नाम उनके और जुबान उनका से अपना निकलता कुछ है। नहीं कि उनकी आपने क्या किया अपने जनता हाँ, के लिए? आपने कोई एक ईंट गड़ लगाया, कहीं कुछ किया, रिबन काटा, नहीं है, वो सब मोदी जी के भरोसे हैं और जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा है। मतलब उनके दिमाग में ये हाँ, वहम पल गया कि था। मोदी जाएंगे, एक रोड शो करेंगे और हम चुनाव जीत और हम जाएंगे। चुनाव जीत जाएंगे।
और यही हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ, हाँ, जैसे गाजियाबाद वाली सीट पे ये चीज़ निकली, चेंज हुआ वहाँ चेंज पे, हुआ वहाँ पे। माहौल। लेकिन जिस तरीके से अब मैं बात करूँगा जो पार्टी बहुत ज़्यादा उसमें थी, क्या कह रहे थे कि इस बार समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से जो मैंडेट मिला वो बहुत कम उसमें जाएगा, 10-12 सीट गठबंधन निकाल ले यूपी से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला करके लगभग 42-43 सीट जो हैं वो यूपी में आई। नहीं तो जैसे बीएचयू में हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पहले ही जो लड़के वहाँ पर थे, क्योंकि बहुत जगह से लड़के होते हैं, तो सब अपने अपने क्षेत्र का बता रहे थे। करीब 20 सीट से 25 सीट का पहले से लगभग आइडिया था, क्योंकि 10 उधर का वो लोग बता रहे थे, पूर्वांचल का। हाँ वो लोग क्लियर थे कि कितना भी लोग समीकरण बिठा ले इस बार वो जाने वाले हैं यहाँ से। और पहले से इस क्षेत्र जो मैनपुरी इटावा हो गया, यादवगढ़ वाला, वो लोग पहले से क्लियर थे तो पैक करके रखे थे। तो करीब 10 से 20 सीट 15 सीट था क्लियर, कितना तो लिखा हुआ है उनका, बाकी मेहनत क्या उन्होंने किया। और उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और बड़ा दिलचस्प लगा रिजल्ट के दौरान, जब रिजल्ट चेक कर रहे थे हम लोग, कि जहाँ भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है वहाँ तीसरे नंबर पे हर जगह पे बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है, और 50,000 से 1 लाख के बीच में वो वोट लिए रखा है जो उसने। दोनों के बीच में तो अंतर है वो एक हाथ में बैठी है। कम से कम भाजपा की 10 सीट और बढ़ा दी वो चीज़ उत्तर प्रदेश में, ये नहीं तो वाला और ज्यादा, समीकरण हाँ बैठा के। नहीं तो और ज़्यादा डेंट एक करता हूँ। थैंक यू बनता है बीएसपी को, बीजेपी की तरफ से इस 10 सीट को बचाने के लिए। क्योंकि जो हम लोग देख रहे थे कल जब आप बता रहे थे डेटा जिसमें दिखा रहे थे कि जहाँ पर भी बीजेपी लीड कर रही है वहाँ कहीं ना कहीं बीएसपी 1-1.5 लाख के अंतर से वो अपना 3rd नंबर पे पोजीशन बनाए हुए थे। और समाजवादी का वोट खा रही तो है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको जो बीएसपी का अपना मूल वोट जो है जिसे बोलते हैं हम लोग बहुजन समाज के लोग जो हैं उनका जो वोट था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हुआ है। पूरा बहुजन को चला गया, और जो मुस्लिम वोट था वो पूरा समाजवादी को आ गया। इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि समाजवादी पार्टी एक्टिव थी, पहले से अलायंस में थी और पहले से चुनाव में लगे हुए थे, और बीएसपी बिल्कुल शांत थी चुनाव से पहले। लग भी नहीं रहा था कि चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, नहीं चाहते। ये तो अचानक से आकाश आनंद आए 2-4 दिन पहले, चरण चुनाव होने से पहले, और शुरू किया, तो उसको लोग पहले से ही नकार रहे थे, सीरियस थे नहीं ज़्यादा। तो अभी जो आंकड़े हैं बीजेपी के जो हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में हम लोग सोच रहे थे कि 2 सीट का कहीं ना कहीं नुकसान होगा लेकिन वो निकल गई, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? दिल्ली की सारी सीटें जो निकली हैं, दिल्ली का सीट निकलने के पीछे एक शहरी क्षेत्र है, पहली बात तो थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेट लोग होते हैं, और थोड़ा मोदी का, और साथ में नई दिल्ली का क्षेत्र इसलिए भी, और शहरी क्षेत्र में ऐसे बीजेपी को ज़्यादा वोट पड़ता है गांव से ज़्यादा अर्बन में। हाँ अर्बन वोट देते हैं, और लोग जानते हैं, थोड़ा सा देखते हैं योजनाओं को लेकर, और उनको जो उज्ज्वला योजना हो गया, इन सब छोटे छोटे योजनाओं से ज़्यादा खास मतलब है नहीं, उनको बस देख रहे हैं हाँ पीएम मोदी, चलो वोट देते हैं, और गांव के लोग उसी पर आश्रित हैं सरकार के। ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि दिल्ली में जो स्टेट में है उसको आम आदमी को स्टेट में आम आदमी और सेंटर में भाजपा को, ये भी एक ट्रेंड दिल्ली वालों का चल रहा है पहले से, तो ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार को कहा जा रहा था कि इस बार निकाल देगा सीट, मनोज तिवारी के खिलाफ बहुत ज़्यादा वो था लोगों में, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा वोट जो है वो मिला है, क्योंकि दोनों बिहारी, और वहाँ पे था कि कौन जा कितना पहचान वाला है। अच्छा, बिहार फैक्टर बहुत मैटर हाँ, कर रहा है। बहुत मैटर कि किसका कितना 80 से 90% दबदबा लोग है, वही है। पहुंच है, किसका नेटवर्क कितना तगड़ा, और वहाँ पे कि एक आप हो और आपने कहते कि चलो मनोज तिवारी, तो 100 लोग आप चलो हाँ दे देते हैं मनोज तिवारी, ऐसा ब्लाइंडली मतलब फॉलो हाँ, किया। ब्लाइंडली एक कोई और लीडर है 10-15 बोल दिया साल कि से उस चलो, क्षेत्र में जा रहा है आदमी, तो बना हुआ उस तरीके से। वो भेड़ चाल वाली बात हो गई वहाँ हाँ, पे, कि यदि कन्हैया कुमार भी 2-3 बार चुनाव लड़े तो भी जितना वो भी जीतना शुरू कर। क्योंकि वो लोकल लोगों में हाँ अपने वो बन उनमें जाएगा घुल उस मिल तरीके से, जाएगा। कैसे हाँ ये तो अपना ही है, तो अपना ही है, इस तरीके से, तो वही बात है वहाँ पर। जिस तरीके से अभी जो बातचीत चल रही है, बैठकें चल रही हैं, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से साउथ इंडिया ने इस बार रोल निभाया अपना इस चुनाव में, वो कितना इम्पोर्टेंट हो गई है अब बीजेपी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए, साउथ इंडियन जो पार्टीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वोटर्स हैं? क्योंकि पहले हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा उधर ध्यान, मतलब जो बीजेपी पिछले कुछ दिनों से मोदी जी जो हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, रोड शोज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका नतीजा यही अच्छा दिखा है कहीं ना कहीं। सर देखिए, इसमें मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मोदी जी को ये एहसास हो गया था कि हम उत्तर प्रदेश में डेंट कर रहे हैं,
नहीं और ऐसा नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता ना तो 400 पार का नारा ये लोग देते ही नहीं। इनको पूरा विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की वजह से, जहाँ तक मेरा एनालाइज कहता है कि हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं उत्तर नहीं, प्रदेश मैं में। ये मतलब चौथे पांचवें चरण के हाँ। चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो तब तक शायद कुछ एहसास हो गया कि मैं डेंट कुछ कर रहा हूँ। 5वें चरण के बाद तो 400 पार का नारा भी गायब हो तो गया। वही राम मंदिर का फैक्टर सोचे कि अगर उत्तर प्रदेश में नहीं तो कहाँ, तो साउथ में थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा भक्ति सा भाव वाले लोग religious होते हैं, वो religious ज़्यादा लोग हैं। factor चलता तो है। शायद ये वहाँ पर उन्होंने किया आखिर में, और वहाँ पे और रोजगार साउथ वाला- रोल निभाया वो। रोजगार वाला मुद्दा उधर नहीं है आवे। साउथ में। हाँ, साउथ में रोजगार क्योंकि वहाँ पे इनफ आईटीज हाँ, कंपनी और ये ये सब सारी है। चीज़ें हैं, इस वजह से अपने में सेटल हो लोग, और इधर है कि वही है ही एक मुद्दा युवाओं के पास। हरियाणा की सीट जो इस बार 5-5 हाफ पाँच- हो पाँच गई है हो वो वो वहाँ भी बोल रहे थे कि 8 से 10 सीट, मतलब 7-8 सीट भी कांग्रेस का आ सकता है, लेकिन हाँ, अच्छा हुआ 5-5 बटा। अच्छा, पंजाब में जैसा लगता है, पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ कि 3 सीट आम आदमी पार्टी, कुछ और ज़्यादा लाया जा सकता था पंजाब से, क्योंकि उनकी सरकार है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, पंजाब लाया जा सकता था, लेकिन पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब वही वाली बात है, पंजाबी भी ये जो है ना वो लोग भी उसी तरीके, लेकिन पंजाब में बीजेपी भी कभी नहीं आती, ये मैंने देखा है। वो अकाली दल को देना चाहे शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी चाहे कितना भी कुछ कर लें पंजाब के लिए, पंजाब से सीट नहीं निकाल पाते हैं वो। चाहे वो किसान आंदोलन का गुस्सा वो लोग निकाल रहे हों अपना, चाहे जो अभी लेटेस्ट में किसान आंदोलन हुआ उसका गुस्सा निकाल रहे हों, चाहे वो किसी चीज़ का भी गुस्सा हो, लेकिन वो लोग वहाँ पे बीजेपी को पसंद नहीं करते। इससे पहले भी नहीं पसंद करते एक और थे। बोलते हैं वो लोग, हिंदुत्व को लेकर थोड़ा सा बोलते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो हम पंजाब सिख वाले की बात करना शुरू कर अच्छा, तो इससे इसका भी एक और असर नाम होता है याद थोड़ा आता है, अमृतपाल जेल में रह ये के भी असर चुनाव करता लड़ा, है। 1 लाख से वो ज़्यादा तो वोट खुले में से। खालिस्तान का सपोर्ट करता है और वो अमृतपाल संविधान सिंह। का शपथ लेगा बाद में। तो हाँ, क्या मतलब- क्या ऐसे लोग अगर एमपी बन के हमारे पार्लियामेंट में बैठे तो क्या भारत की जनता उन्हें भी स्वीकार नहीं, करेगी? ये पूछने वाली बात है ना, ये तो जनता से भी, पंजाब के लोगों से भी पूछने वाली बात है कि जहाँ एक तरफ आप कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो नफ़रत की उसको नहीं वो करते, हम लोग जो हैं बंटवारे की बात को नहीं करते हैं, और हम लोग जो हैं वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, वहीं से एक आप लोग दूसरी तरफ ये कहते हो कि भारत की राजनीति में जो है वो युवाओं को आना चाहिए, साथ में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए, समझदार युवाओं को आना चाहिए। अमृतपाल का इतिहास देखोगे तो कुछ साल पहले अमृतपाल सिंह जो है वो ट्रक ड्राइवर था, कनाडा में। हाँ, उसको अचानक से यहाँ लाया गया एक साजिश के तहत, जो सबको पता है, और उसको एकदम से खालिस्तान का चेहरा बनाया गया भारत में, और जेल में भी भेजा गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टेट में एक तरीके से गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा था माहौल पंजाब बन में। गया था वहाँ का। उसके बाद भी उसको इतनी सीटें आना, इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक लीडर हैं पंजाब के ही, उन्होंने भी खुले में जो है खालिस्तान का सपोर्ट किया था, वो काफ़ी एजिड लीडर हैं, अभी मुझे उनका एक नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने भी बहुत खुले शब्दों में जो है खालिस्तान का सपोर्ट किया था, भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। निर्दलीय चुनाव जीत गया था वो। हाँ, भगत सिंह को बाई पोल इलेक्शन हाँ, हुआ था, बाई तो इलेक्शन ये में किस उन्होंने- तरीके का जो है माइंडसेट है वोटर्स का, जो इलेक्शन जो पंजाब के वोटर्स हैं? नहीं, मैं उनके दिमाग में ये चीज़ होता है, मतलब सबसे बड़े दिमाग मैं भी उनका रहता है। एक अलग एंगल से सोचते हैं, मैं भी पंजाब के नहीं, लोग। जैसे मोदी जी मंदिर गए तो उनके दिमाग में आता है कि एक है नहीं, फिर हिंदू की बात किया तो फिर उनको नहीं, पगड़ी याद मोदी आने जी तो लगता है। जितना मुझे लगता है मंदिर जाते हैं उतना ही वो गुरुद्वारे भी जाते हैं। फिर भी उनके दिमाग में है कि, और ऊपर से बीजेपी के नेता हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं, तो उनके कहीं ना दिमाग में कहीं ये ऐसा चीज़ नहीं आता लगता है। उनके जो दिमाग में ये चीज़ बना हुआ है, उससे बेहतर बोलते हैं कांग्रेस ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो सेंटर की, जो दिल्ली की जो मेन आइडियोलॉजी थी, वो नीचे के जो नेता थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे सही से, क्योंकि किसी भी बड़े नेता ने, ना नरेंद्र मोदी ने, ना ही अमित शाह ने कभी भी संविधान बदलने की कोई बात नहीं की, लेकिन लेकिन बीजेपी के नेताओं ने की। नीचे वाले नेताओं ने, हाँ, जो और ग्राउंड पे प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उन्होंने कहा, माइक से मंच से बोला है, ये बकायदा चीज़ खुले में बोला। हाँ, कि 400 पार हमको और एक दो ने चाहिए। नहीं, लगभग 4-5 नेता ऐसे थे हाँ। जिन्होंने बोला कि हम लोग संविधान बदल देंगे, हम लोग, आप लोग हमें पावर में लाइए, इसीलिए हमें 400 सीटें चाहिए। संविधान बदलने का मतलब ये होता है कि अमेंडमेंट करना, लेकिन जिस लेकिन तरीके वो से दिमाग जिनके लिए वो बोल रहे थे वो इतना नहीं सोचने जाते कि क्या होगा, उनको और सीधा वही दिमाग में आता है। देखा जाए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उसी लो लेवल के नेताओं का जो बयान था उसको पकड़ के नैरेटिव के रूप में पेश किए और पूरा उसको फैला पूरा दिया। उसको फैला दिया, फ़ायदा उठाया उसको। इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, जिस तरीके से देखा जाए विपक्ष को, कि
जो सीट है आज की डेट में, जो कांग्रेस है, जो बिल्कुल मतलब एक तरीके से कहा जाए उसको पाताल में चली जा चुकी थी बिल्कुल, वो एकदम से निकल के आई एक फाड़ प्रकार से के। कांग्रेस का और विपक्ष का बहुत बड़ा रिवाइवल इसको माना जाएगा। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष जो है उसको कहीं ना कहीं देश को जो है वो मिल गया। लेकिन क्या लगता है कि ये जो जिस और तरीके एक से था ना कि 19 के बाद इन्होंने वादा जो किया वो निभाया भी नहीं, ऐसा लोग आरोप भी लगाते हैं। किसानों के लिए क्या किया है, वो लोग सीधा जोड़ते हैं, जो लोग किसान लोग हैं कि 2,000 रुपये देते हैं, मतलब साल का 6,000 रुपया, एक दिन का 17 रुपये बनता है उनका, मतलब ऐसे जोड़ते हैं कि वो दिया, फिर 5 केजी राशन दे रहे हैं, तो मतलब हम गरीब तो पहले ही आप समझ रहे हैं हमको, हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को गलत तरीके से जो है वो प्रोपेगेट भी कर दिया जाता है ना। फ्री में तो देखो बहुत से लोग फ्री दे रहे हैं, तो फिर अगर गलत था वो डिसीजन सरकार का 5 किलो, तो आपने वो बयान भी देखा होगा खड़गे का जिसमें उन्होंने कहा कि हम 10 किलो हाँ, 10 किलो राशन देंगे। तो वो क्या चाहते फ्री, थे, वो क्या चाहते थे, लेकिन उस पर वो बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई। हाँ, उसमें बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई। केजरीवाल पिछले 10 साल से फ्री बिजली पानी दिल्ली में दे रहा बस महिलाओं के लिए है, चल वो रहा है। क्यों फ्री है अगर फ्री का राशन यहाँ पे गलत बीजेपी है? नहीं पकड़ पा रही, फिर काउंटर हर जगह हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है या उसके नेता जो हैं वो इस वहम में रह गए, या कहें अहंकार में थे बहुत ज़्यादा। अहंकार, BJP ओवर के- कॉन्फिडेंट कह लीजिए, उसे अहंकार अहंकार ही कहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस होता है और कि हाँ, 2-4 ऐसे अहंकार नेता मतलब कि हम ही हैं, हम ही हैं। है ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो ये हालत हुई है आज की डेट में, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो नेता हैं जिन्होंने ग्राउंड पे गए नहीं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में शक्लें नहीं दिखाई अपने वोटर्स को, जो और कभी मीडिया में बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया में बस वो एसी रूम में बैठे रहे, एसी कार से निकले, अपने एसी रूम में घुसे, वहाँ पे मीडिया वालों को बुलाया, 4 बयान दिए और चले गए, जमीन पे कुछ नहीं किया। वो चीज़ भी मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया कि हर जगह पे जाके इंटरव्यूज़ वो दे रहे थे, और उस इंटरव्यूज़ में जो बातें वो कर रहे थे, खास करके इंडिया टीवी का एक जैसे इंटरव्यू वो था गांधी जी का एक बयान आपको जिसमें याद परमात्मा से तुलना कर रहे थे कि परमात्मा ने अच्छे कार्य के लिए भेजा है, जब तक पूर्ण नहीं होगा हमें वो नहीं बुलाएंगे। तो इस चीज़ को पब्लिक थोड़ा सा निगेटिव वे में लेगी कि खुद को उतने बड़े भगवान से तुलना करना, तो ये व्यक्ति सही नहीं है। शायद जनता के दिमाग में ये मैसेज गया होगा कहीं नहीं, आप लोग ग्राउंड पे रहते हो तो इस तरीके की बातें भी होती होंगी ना, ऐसा भले ही ऑन कैमरा नहीं होती हो या कहीं तो होती होंगी, ऑन कैमरा भी होती हैं ये बातें, कई बार ऑफ कैमरा भी होती हैं। तो वहाँ पे कैसा माहौल रहता है आसपास जब आप लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे थे? तो इस बार पहले 19 के टाइम पे, या जो पहले तो रहता था, क्या था कि लोग एक तरफा मोदी को चुन रहे होते थे, वो देखते नहीं थे कि क्या गलत है क्या सही है, हमको चाहिए। अब इस बार लोग उनके वादे किए गए वादों को ध्यान में रख के बोलते हैं कि अच्छा इन्होंने ये बोला था, नहीं हुआ है चीज़, अब सोचते हैं लोग, इस पर ध्यान देते हैं। तो ये अंतर है लोगों में। और अब विपक्ष नज़र आता है बिल्कुल कि हाँ ये नहीं हुआ है। पहले 10 व्यक्ति तो 10 में से 10 मोदी मोदी बोलने शुरू कर दे कि मोदी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अब 10 में से 4-5 ऐसे होंगे जो बोले नहीं, बदलना चाहिए इनको। लेकिन एक बार फिर से मैं विकास से पूछूंगा कि क्या जिस तरीके से कल से सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ लगातार जो ट्रेंड चल रहा है कि यूपी के जो हिंदू हैं उन्हें एक तरीके से गद्दार कहा जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा धोखा दिया है इन लोगों ने। एक तरीके से कहा जाए कि इन लोग जो होता है ना, एक ट्रेंड चलता है जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि जब कोई नेता हार जाता है तो उस वहाँ की पब्लिक को दोष देने पूरे लगते हैं। अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं लोग। हाँ, पूरे अयोध्या के लोगों को कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं हो सकते, इस तरीके की। जो क्या ये भी मैटर था, क्या ये भी था, क्या क्या उन्हें सच में बैक स्टैप किया गया उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहीं ना कहीं? सर बैक स्टैब नहीं जो कहा, हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने बैक कहा स्टैब नहीं कहा जाना चाहिए इसको, क्योंकि जनता जो फैसला करती है वो सर्वोपरि जनता का फैसला है, और जनता क्या सोचकर फैसला होती है वो जनता बखूबी जान रही होगी वोट देने के समय। मुझे ऐसा लगता है और कि जो लोग उत्तर ये प्रदेश बोल में रहे हैं उनको गलत उत्तर प्रदेश में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और युवा वोटर्स इस बार बढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो युवा वोटर्स ने फैसला शायद वही किया है कि जो इस बार आखिरी रोजगार जो- के मुद्दे पे ही मतदान मैं करूँगा। कोई मंदिर का मुद्दा नहीं, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं, हमें रोजगार चाहिए। शायद उस मुद्दे पर युवाओं ने मतदान किया, तो युवा बहुत कुछ कर सकते हैं अभी के ज़माने में वोटिंग के माध्यम से। तो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो सबसे बड़ी भी चीज़ है, इसमें लैग कर गई कहीं ना कहीं बीजेपी, ये रोजगार वाला जो मैटर था मुझे लगता है, जहाँ कहीं नहीं उन्होंने मन से बोला है चीज़। रोजगार हाँ, की बात नहीं कही। रोजगार और महंगाई की बातें कहीं नहीं मंच से उठाई और गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अयोध्या वालों को, चाहे हिंदू गद्दार है, चाहे राजपूत गद्दार है, बहुत जगह पे राजपूत का भी चलता है,
ये लोग वही कर रहे हैं जो उस क्षेत्र में नहीं है और वो चीज़ सरकार से नहीं जुड़ा हुआ, उनका कोई योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, चाहे उनको कोई मतलब ही नहीं उस क्षेत्र से क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या समस्या है। क्या समस्या? वो रहे वहाँ पे, वो जाए 2-4 साल गुजारे और उनसे पूछे कि क्या समस्या है, क्या सरकार कर रही है, उसके बाद वो ट्रेंड चलाएं, चाहे लिखें कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं या पूर्वांचल के लोग गद्दार हैं कि राजपूत गद्दार हैं। पहले उस क्षेत्र में जाइए और रहिए, उसके बाद बताइएगा। मतलब जो वोट करने वाला आदमी जान रहा है कि हम क्यों किए गलत या सही, वो तो चुन लिया अपना, उसको पता था क्या नहीं करना है, क्या करना है। अब ये लोग वही कर रहे हैं जो वहाँ के हैं नहीं, और उनको कोई मतलब नहीं उस क्षेत्र से क्या हो रहा है, बारिश में घर डूब जाएगा, तूफान में क्या हो जाएगा, कौन मदद करने वाला है, उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना हवा। हाँ कि मोदी जी का सीट कम गया, अयोध्या हार गए, राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर थोड़ा, वहाँ पे 30 लाख जनता रहती है, जाइए पता करिए। नहीं, लेकिन और ये भी तो है ना कि बीजेपी के जो नेता थे, जो भी नेता थे या जो प्रचार कर रहे थे या जो आईटी सेल था बीजेपी का, इस बार बहुत बुरी तरीके से विफल हुआ है, कहीं ना कहीं विफल नहीं हुआ है, बहुत बुरी इस बार ऐसा हो गया कि काट निकल चुका था इसका। जो काम 14 से बीजेपी करते आ रही है, इस बार कांग्रेस भी करना शुरू कर चुकी वही चीज कर दी, और लेकिन ये लोग काउंटर नहीं कर पाए उसको। काउंटर बराबर में टक्कर हो गया और कहीं ना कहीं जनता भी आईटी सेल के नैरेटिव को पहचान गई कि कैसे ऑनलाइन नैरेटिव आईटी सेल के तहत चलाया जाता है, तो जनता स्वीकार करना ही बंद कर दी उन जो नैरेटिव के तहत जो वीडियोस वायरल हुए और भी जो चीज़ें नैरेटिव फैलाई गई, तो जनता में भी स्वीकार करना बंद कर दी उस चीज़ को। क्योंकि कई जगह पर रिपोर्टिंग करने गया तो वहाँ पे जनता बात करने से सीधे इनकार कर देती थी कि बोलना ही नहीं है कुछ। ये भी बहुत बड़ी समस्या हुई। और एक चीज़ और था, जिससे ये लोग हर जगह, हर क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में गाँव को गोद ले रखे थे। कांग्रेस के आईटी सेल जो भी पीछे बोले वो काम करने वाली थी, वो लोग हर उस जगह पे जा के वीडियो बना रहे थे और उस क्षेत्र में प्रॉपर लोगों से बात कर रहे थे, मतलब काट निकाल रखा था। तो बात करने का मौका तो कहीं ना कहीं उन बीजेपी के नेताओं ने ही दिया ना। हाँ दिया, बिल्कुल दिया। जैसे अमेठी में और रायबरेली में दो क्षेत्र ऐसा है, वहाँ पे कांग्रेस के बिल्कुल वो चल रहा था कि जाओ वहाँ पे जितना नेगेटिव पॉइंट है सब निकाल के रख दो और आप पूरे मतलब गाँव को उनके कहने का मतलब बना दो। कहने का मतलब ये है कि वो लोग ये दिखा रहे थे, दिखाने में सक्सेसफुल हो गए कि बीजेपी के जो नेता हैं वो काम नहीं कर रहे थे। हाँ पूछ रहे थे कहीं ना कहीं। हाँ। तो ये बात तो सच है ना, काम नहीं किया होगा तभी तो आप पे कोई उंगली उठा रहा है। जो गांव का गोद लिया उन्होंने उसका भला नहीं किया, आप पूरे क्षेत्र का छोड़ दीजिए, उसका भला पूरे नहीं 5 साल फिर वो लोग दिल्ली में बैठ के यहाँ पे सोच रहे थे कि हम मलाई खाएंगे, फिर चुनाव आएगा 2024 का तो क्या नाम है, मोदी जी को बुला लेंगे अपना, एक रैली अच्छे से हो जाएगा, एक रैली हो जाएगा और जीत जाएंगे। वो इतना आश्वस्त हो गए थे, इतना इसको कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन में घुस गए थे बिल्कुल से, और एक तरीके से अहंकार भी बहुत हो गया था कहीं ना कहीं। बहुत सारे बीजेपी के नेता 2-4 सांसद के ऐसे वीडियो भी हैं जिससे निरहुआ वहाँ के हो गए। हाँ। उन्होंने बोला था कि हमको कोई हराने वाला ही नहीं है। हाँ, हमको कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन इस बार निरहुआ को शायद 2 लाख वोट से हारे, 1,70,000 धर्मेंद्र यादव ने 1,70,000 करीब। तो किस तो देखिए हारना जाहिर सी बात है। चुनाव में तो देखो बनारस गया था, काफ़ी लोग मिले आजमगढ़ के, तो बोले अब निरहुआ तो प्रचार कर रहे हैं, मरून कलर सड़िया गाना गा रहे हैं प्रचार में, तो फिर तो मामला ही नहीं बनता, मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है, वहाँ तो गानाबाजी चल रहा है। उस क्षेत्र में कहीं भी जाओ और यदि आपको ज़रूरत हो तो कॉल करके आप काम करवा सकते हो, मतलब इतना लोग बता रहे हैं। बीजेपी यहीं पीछे हो गई कि वो जनता से कनेक्ट ही नहीं कर पाई चुनाव में, सीधी बात तो ये है। जहाँ मोदी की रैली हो गई वहाँ ठीक हो गया वोट शेयर, मोदी जी वाले सब दिल्ली में रह गए और बाकी जो थे वहीं पे रह गए क्षेत्र में 5 साल निकाल लिया सीट। जबकि यहाँ पे तो रक्षा मंत्री की सीट पे भी मैंने देखा कि 1 लाख से ही वो जीत गए, 1.5 लाख से खुद पीएम मोदी जीते, 1.5 लाख से 1,52,517 उन्होंने एक तरीके से जवाब दिया। 8.5 लाख वोटों से जितना आसान नहीं होता, बहुत मतलब एक तरीके से टेढ़ी खीर हो गई इस बार चुनाव को करना। हाँ लेकिन एक चीज़ है कि अब मैं बात करूंगा जो गठबंधन है उस पर, क्योंकि गठबंधन की अब तो मान लो जो हुआ सो हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो गठबंधन का जिस इस तरीके से हाल लग रहा है अब कि भैया एक तो पलटू राम है आपके, अब तो पलटू राम नहीं किंग मेकर कहा जाना चाहिए। नहीं वो नीतीश सबके हैं। क्या लगता है नीतीश इस बार किसके हैं हो, मतलब इस टिक पाएंगे कि नहीं इस एनडीए में कि नहीं? टिकेंगे जब तक विधानसभा चुनाव नहीं आ जाता तब तक फिलहाल तो टिकेंगे, और अगर जो डिमांड वो कर रहे होंगे, अभी बैठक तो चल रही है, शायद 2 से 3 मंत्री दोनों तुम लोग बिहार से हो तो बिहार की ज़्यादा राजनीति समझते हो, क्योंकि अभी तक जो है नीतीश कुमार को कोई भी नहीं समझ पाया है। 6 बार वो बिहार में भी अलट पलट कर चुके हैं, लगभग 6 बार कर चुके हैं ना, 6 या 7 बार हो चुका है उनका ये अभी लेटेस्ट में।
और अभी हाल में फिर वो एनडीए से जुड़ गए आकर के। एनडीए से जुड़ने के बाद आपने एकदम से हमने देखा कि बिहार में उनका जो बिल्कुल वो जिस तरीके से कांग्रेस देश में हो गई थी वैसे जेडीयू बिहार में हो गई थी, खत्म हो रही थी बिल्कुल। हाँ। एकदम से उसका उत्थान हो जो गया। जो सोचा था सारे लोगों ने, जो बनाया था कॉन्सेप्ट कि नहीं अब जेडीयू बिहार से ख़त्म हो जाएगी, उसको नीतीश कुमार ने उलट दिया। 12 सीटें लेकर आए हैं इस बार लेकिन वो भी। जीते भी लेकिन बहुत वो close सीटों से। मुझे तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि जो बिहार में बीजेपी को नुकसान हुआ है वो आरजेडी या कांग्रेस ने नहीं किया, वो जेडीयू ने किया है। जेडीयू ने किया क्योंकि नुकसान। आरजेडी तो खुद 4 सीट पे रुकी हुई है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं ने किया है वहाँ पे। और एलजेपी जो 5 सीट निकाल के ले गई वो भी प्लस पॉइंट है। एलजीपी तो चलो वो एक अलग वो हो गया, लेकिन जो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो सबके हैं। सच में नहीं किया जा सकता, अभी भी नहीं किया जा सकता। अभी भी नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तो फिलहाल मजबूरी है, करनी पड़ेगी भरोसा। लेकिन इसका काट क्या हो सकता है, क्या लगता है इस चीज़ का काट क्या हो सकता है कि 292 जो फैक्टर जो आया है एनडीए को जो मिला है। देखो जो हम लोग देख रहे थे लगातार कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चले भी जाएं तो भी विपक्ष के पास करीब करीब 8-9 सीट कम रहती है उसमें आने के लिए। 262-60 सीट है और इनके पास सिर्फ 8 सीट कम रहती है बनाने के लिए। तो क्या लगता है कि आगे चल के क्या ऐसा कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता नीतीश है? कुमार कर सकते हैं विधानसभा चुनाव के वक्त। हाँ, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश में तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वहाँ हो विधानसभा चुका का चुनाव है और वहाँ पे इनको डर हुआ कि बीजेपी एक तरीके से पार्टी खा जाती है, ऐसा आरोप लगता है कि जहाँ भी जाती है जिसके साथ गठबंधन हुआ उसको खत्म कर देती है वो। तो नीतीश कुमार शायद विधानसभा चुनाव के वक्त कुछ पलटी मारे। तो ये भी तो हो सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव उन्होंने अभी तक इतना हो गया 1-1.5-2 महीना अभी तक एक भी शब्द एक भी खिलाफ कोई खिलाफ बयानबाजी नहीं नहीं बोला हुई। है वो नीतीश हमेशा कुमार के बीजेपी पर खिलाफ। अटैक कर रहे हैं। वो चाचा प्यार से चाचा चाचा चल रहा है उनका, उनको पता है कि आएंगे वापस। इतने एक वो लोग चीज़- कॉन्फिडेंट हैं। हाँ। लेकिन देखिए अगर नीतीश कुमार को वापस एक बार और जाना है और अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में है कि रखना पड़ेगा और जो मांगेगी अभी नीतीश कुमार मांगेंगे देना पड़ेगा, वो 2-3 मंत्रालय 2-3 की, कैबिनेट मंत्रालय मंत्रालय की तो डिमांड है। एक अच्छा मौका होगा नीतीश कुमार को बिहार में अपना चेहरा एक बार फिर से चमकाने का कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें अभी करें। जैसे आंध्र प्रदेश वाले करने वाले हैं, कहीं बहुत से लोग ये कयास लगा रहे हैं तो कि अभी वो करते हैं आंध्र तो प्रदेश फायदे जो में है उसको रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा मांगने की जो चंद्रबाबू नायडू है वो कोशिश करेंगे इस बार। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर अभी करते हैं तो विधानसभा चुनाव में ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है जदयू को बिहार में। फिर जनता एक बार और स्वीकार करेगी अगर ये बात अब रखते तो। जिस तरीके से बातें की जा रही थी कि जो तीसरा टर्म होगा मोदी का उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए 100 जाएंगे। दिनों में उन्होंने बोला है कि बहुत बड़ा भूचाल आ नहीं, जाएगा, नहीं। ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। नहीं 50 वो तो सालों तब तक था याद रखा जाएगा। तब था जब वो लोग बहुत वो थे, कॉन्फिडेंट थे कि उनको पूरा बहुमत मिल रहा है। अब जो सरकार है क्या लगता है ये किस तरीके से चलेगी आने वाले 5 साल? हमें लगता है कि जो वादा किया वो पूरा करना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि 100 दिन में क्या क्या करने वाले हैं, जनता बहुत इंतजार कर रही है कि आपने कहा अब करने का वक्त आ गया है करिए। क्योंकि जो मेन मुद्दे थे वो अब निपटा चुके हैं। ये अब जो मेन चीज़ है वो जनता के उसमें लगानी है। मतलब अब देखा जाए तो भाजपा का अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है कि कैसे आपने जो वादा किया जनता से अब कैसे पूरे करते हैं आप उसको। पूरा अगर आपने कर दिया ये 5 सालों में तो मैं भी जनता एक बार और आपको। लेकिन अब तो इस तरीके लेकिन से बिहार में बीजेपी को जो मिला है वो बहुत ज़्यादा सीट मिल गया है। अच्छा इतना भी नहीं मिलना चाहिए था। बिहार में ज़्यादा मिला। बिहार में आरजेडी को बहुत बड़ा डेंट हुआ है, 10-12 सीट उसका कयास जो था। 20 से 30 हज़ार के अंतर से जीती है पार्टी। मतलब आरजेडी वहाँ पे हार गई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार की जनता ने नकार दिया आरजेडी को? नहीं, आरजेडी को नहीं, 20-30 हज़ार का वो क्या मानेंगे? नहीं कुछ भी हो, हाँ। नकारा तो है ना। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नकार दिया ना जनता ने। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए दिया कि वो लोकसभा के कारण, क्योंकि उनको पता है कि मेरा तेजस्वी पीएम नहीं बनने वाला है, इसलिए। और बहुत सारा फैक्टर भी कर रहा है। कल मैं बात कर रहा था अपने पिताजी से ही बात कर रहा था तो बोले कि 5 सीट्स का और निकलता। कुशवाहा लोग थे, उनको 5 टिकट दे रखा था, उसमें से मात्र 1 सीट निकला है। ये बहुत बड़ा और कुशवाहा वाला फैक्टर नीतीश कुमार के साथ भी चला गया कुछ वहाँ पे, तो वो नुकसान हुआ आरजेडी को वहाँ पे। 2 कुशवाहा जीते हैं। लेकिन मतलब कुल मिनिमम मिला के- जीता कुल है। मिला के जो पूरा जो बॉल है वो इस वक्त नीतीश की गोद में जाके नीतीश के पाले में है पूरा।
कि वो किधर भी फेंक सकते हैं अब अपना। राजनीति आप लोग करिए, सरकार हम बनाएंगे वाली बात हाँ, है। वही वाली बात आ गई। बहुत दिन से ये ट्रेंड भी हो रहा है कि अभी उनकी राजनीति चांदी कीजिए, हम सरकार चांदी हम है, बनाएंगे। अभी जो करना चाहे बिहार के लिए अभी वो करवा सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा पिछले इतने साल हो गए, इतनी सरकारें बदल गई, इतना सब कुछ बदल गया, लेकिन बिहार की जो स्थिति है वो सिर्फ ऐसे नेताओं की वजह से आपको नहीं लगता कि बनी हुई है? आरजेडी आ जाती है तो वो खाने में लग जाती है अपना, है ना, और ये आ जाते हैं और तो ये आ पलटने जाते में हैं, ये लग जाते हैं। पलटने में ही लगते रहते हैं। तो देश जनता, बिहार की जनता का भला कैसे हो पाएगा? अब तक तो भला नीतीश कुमार नहीं किया है, किया था, लेकिन अभी उसी के दम पर वो वोट भी मांगते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ें तो अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट से तो वहाँ तो हर सरकार करवाती ही है। तो क्या बिहार की जनता के लिए इतनी चीज़ बहुत है? बिहार की जनता थोड़ा सा मूर्ख भी है इस मामले में, रोजगार पे वो हो जाती है। उनको मांग करना चाहिए कि हमारे राज्य में क्या हो सकता है, उसको करिए। मूर्ख कहिए या भोली जनता कहिए बिहार की। बिहार की जनता, मैं जहाँ तक समझ और पाता एक हूँ, चीज़ वो और है कि सर, जातवाद में बहुत फंसी हाँ, हुई फंस है, बिहार, जाती है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, बहुत बिहार में ज़्यादा जाति तंत्र जकड़ी है। हुई है जातवाद में, बिहार में लोकतंत्र है ही नहीं, जात तंत्र। जाति तंत्र है। जाति। आप किसी भी कुछ भी हो, आप किसी एक बीजेपी आरजेडी से हो, यादव हो, और आप खड़े हो गए हो, भले आपने पूरे यादव समाज को गाली दिया हो, चाहे किसी को कुछ नहीं किया हो, आप जीत जाओ सिर्फ जाति के नाम। सिर्फ जाति के नाम पे। और यदि गलती से कुछ किसी और का, और आपने 5 साल रट मर के कुछ भी किया उस क्षेत्र में, और अगली बार खड़ा हो जाओ, आप नहीं जीत पाओगे। ये वहाँ का है ऐसा। लेकिन बीजेपी ये सच्चाई है वो। लेकिन जो बीजेपी है, जिस तरीके की राजनीति करती है बीजेपी, जैसे बीजेपी का हम लोगों ने देखा कि 2014 से लेके 19 तक जो बीजेपी ने राजनीति की वो हिंदू वाली थी कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, हिंदू ये हो जाओ, हिंदू हिंदू हिंदू। लेकिन इस चुनाव में मुझे भी बहुत जगह ऐसा लगा जहाँ पे जातिवाद वाला चीज़ चल रहा है, बीजेपी की तरफ से भी हो रहा था वो। अब नहीं बोलेंगे हम। जातिवाद वाला जो था, कहीं ना कहीं जब उन्हें लगने लगा कि यहाँ पे हिंदू वाला काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जाति वाला किया गया कई जगह पे, क्योंकि कई जगह ऐसा बोला गया राजपूत नाराज थे क्योंकि उनको कुछ बोल दिया गया था, कई जगह और भी ओबीसी जो जातियाँ थी वो नाराज थी। बहुत सी ऐसी जगहें थी जहाँ पर जातिवाद की वजह से भी ये हुआ है डेंट। बिहार यूपी में बहुत हुआ है मुस्लिम को लेकर के, हाँ। जो अतीक और मुख्तार वाला मैटर बहुत ट्रेंड देखो, मुस्लिम वोट तो कभी था ही नहीं बीजेपी का, 8% पड़ा था 19 इस बार भी 6% पड़ा है, लेकिन उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस बार भी 6% पड़ा है, तो उस वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं माना जा सकता अगर 6% वोट एक पड़ा साथ है। एकजुट हो गए ना इस बार, वो लोग दिखाए समाजवादी के इस साथ। बार हुआ क्या है कि जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो हो गए हैं, ये मतलब जिस बोलते हैं ना कि मुस्लिम वोट जो अपने का युद्ध स्तर पे उन्होंने वोट डाला है इस बार। हाँ। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कोर वोटर था वो गर्मी की वजह से बाहर नहीं नहीं, गया। उनको ऐसा लग रहा था कि हम मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया है और 370 हटा दिया तो है, हमारे एक वोट देने से क्या ही हो जाएगा। हाँ, अरे मतलब हम तो अंडर जीत एस्टिमेट रहे कर लिया गया, इलेक्शन को अंडर एस्टिमेट किया गया बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हैं। और एक वर्ग ऐसा सोच लिया कि मेरे लास्ट चांस है, और यदि कहीं इस ऐसा बार तो नहीं था हटाए कि कुछ हो आईटी जाएगा। सेल ने बहुत ज़्यादा आश्वस्त कर दिया था ऊपर के नेताओं को कि अरे अरे बहुत अच्छा मैंडेट आ रहा हाँ, है। ये भी और फैक्टर जो हो उनकी सकता जो है। सर्वे एजेंसीज थी या जो उनको बता रही जिस थी, तरीके से वो एग्जिट पोल भी आया एग्जिट पोल हाँ, 400 जिस पार तरीके जो से सारे एग्जिट दिखा पोल रहे आया थे उसके बाद से 380 भी 90। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि आश्वस्त हो गए थे कि भाई अब तो हमारा ही है सब कुछ। जबकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं एमपी राजस्थान और जो ये चुनाव हुए थे पिछली बार 4 राज्यों के, उसमें हम लोग देख चुके थे कि एग्जिट पोल बिल्कुल धड़ाम से गिरा था। मतलब उसमें क्या था कि 4 में से 3 को कांग्रेस को जिता रहे थे और हाँ, एक को सब अलग कहीं ना अलग कहीं बटे BJP हुए में, थे। हाँ। जनता लेकिन किसको देखे। जैसे ही मैंडेट आया उल्टा हो गया बिल्कुल, और इस बार भी लगभग उल्टा हो ही गया। अगर थोड़ा बहुत भी फैक्टर 5 सीट भी अगर आप ये देख लो ना, 5 सीट भी अगर ऊपर नीचे होती तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी को विपक्ष में बैठने की नौबत आ सकती थी बहुत ये बड़ी। आरजेडी चाहती तो बिहार में 5-10 सीट ला के कुछ कर सकती है। हाँ। कर सकते थे। अगर बिहार में आरजेडी के पास कुछ सीटें और होती तो खेल अभी बन क्या रहा अच्छा होता क्या कुछ लगता है इस बार जब सरकार बनेगी, जो 3rd टर्म प्रधानमंत्री मोदी का होगा, क्योंकि दिख रहा है वो सबको पता चल रहा है, देखने उसमें कोई ये वाली बात वो नहीं बनने कि वाली अपने मन से कोई बोल रहा है। सरकार बड़ी तो बात। बनाएंगे तीसरी सरकार तो बन रही है, तो क्या लगता है किन चीज़ों पर जो 5 पॉइंट हैं, आप और 5 पॉइंट आप बताइएगा मुझे कि कौन से वो 5 पॉइंट होंगे जिन पे काम, जिस पे बात करनी चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए। सर सबसे पहला मुद्दा महंगाई पे बात करनी चाहिए इनको, जो स्वीकार बहुत कम ही स्वीकार करते हैं, जो स्वीकार इनको करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ
ज़्यादा कमाने वाले लोग ही हमारे देश में नहीं रहते। कुछ लोग हैं कि हर रोज़ के 500 कमाते हैं, तो 300 उनके खर्चे हैं, तो 200 रुपया सेविंग में घर नहीं चलता उनका। दूसरी चीज़, रोज़गार के ऊपर ज़्यादा बात करने की, बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है इनको, क्योंकि जो वादा इन्होंने किया था 2019 में, वो वादा बिल्कुल इनका एक प्रकार से हवाबाजी कह लीजिए, वही निकल गया। तीसरी चीज़ इनको देखना पड़ेगा कि गरीब तबके के जो लोग हैं उन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, अभी भी नहीं पहुंच पाती है। ऊपर आईटी सेल वाले बस एक दो लोग को वीडियो बना के भेज देते हैं इनको कि ये देखिए पहुंच गया, फलाने तक पहुंच गई ये सुविधा, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर सब तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो वाली चीज़ ग्राउंड लेवल पे तो तभी हो सकता है ना, जब इनके नेता ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। इनका जो भी नेता है उनको एकदम नीचे जाके लोगों से बात करने की आवश्यकता है कि आपको क्या समस्या है। जो चुनाव के वक्त जाते हैं, चुनाव के वक्त जाते हैं, रेगुलर जाने की चीज़ है। जहाँ से आप चुनाव लड़े हैं, आप वहाँ जाके 5 साल बिताओ, ये करने की जनता से आवश्यकता है। डिस्कनेक्ट हुए हैं, कनेक्ट करने की अब ज़रूरत है उनको। और अब भाजपा को अपनी जो कैबिनेट होगी उनकी, या जो भी कह लीजिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। वहाँ उन्हीं लोगों को जगह दी जानी चाहिए जो काम कर सकते हैं, जैसे नितिन गडकरी जैसे लोगों को जगह दी जानी चाहिए। तो ये और भी ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, रविशंकर हाँ। जो हैं हमारे। और धर्म पे बात करना इनको, मतलब धर्म के सपोर्ट में रहना चाहिए इनको, लेकिन क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी हो रही है। इनकी में सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्योंकि देश में सिर्फ वो ही नहीं है जनरल कास्ट के लोग, क्योंकि ST SC वाले मानते नहीं जैसे राम को, चाहे चंद्रशेखर जो पार्टी है कोई, उस पार्टी के लोग, आज़ाद पार्टी, हाँ आज़ाद पार्टी, चाहे आदिवासियों के साथ इनका सही नहीं है सलोक। झारखंड में चले जाइए, नहीं, दो चीज़ें हो गई इस बार। क्या हुआ ना, बीजेपी ने अपना कोर जो वोट है वो इसलिए भी खो दिया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, कि वो अपीजमेंट की तरफ जा रही थी। हाँ, पहले क्या था, वो कट्टर जो था वो हिंदू पार्टी थी, हाँ। उसको बोला जाता था कि भाई ये हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो मेन उनका वो था ना, उससे हट के उन्होंने क्या किया कि सबको खुश करने के चक्कर में इधर भी खुश हो जाएं, उधर भी खुश हो जाएं, वो किसी को भी खुश नहीं कर पाई। वो बस कहीं ये भी लगता है कहीं ना कहीं। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो हुआ कर रहे हैं मोदी जी को, अगर मोदी जी ने जो बयान दिए घुसपैठिए वाला और जो भी बयान थे, जो भी बयान थे, वो छवि उनकी 2012 वो वाली है, 12 वाली है, वो वाली है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वही अगर बनाए रखते तो ठीक था, है ना। तो उनका कोर वोटर था, उन्हें पता था ये हमारा सपोर्टर है। जिस तरीके से जैसे मुस्लिम एकजुट होकर के वोट डालते हैं, वैसे हिंदू भी एकजुट होकर के वोट डालते हैं। लेकिन हुआ क्या कि भाई इनका ये कर रहे हैं, उनका वो कर दे रहे हैं, भाई इनके भी बैठ रहे हैं, उनके भी बैठ रहे हैं, फिर मान भी नहीं रहे हैं, फिर बाद में माफ़ी भी मांग ले रहे हैं, सब चीज़ कर ले रहे हैं। तो फिर वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज कर गया वो चीज़, और इनका एक छवि बन गया था ना हिंदू नेता वाला, तो अलग अलग वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया। और इनको बनाना पड़ेगा, जो अभी एक्टिंग कर रहे हैं ना कि सबको लेकर चल रहे हैं, तो फिर चलिए लेकर सबको साथ में, फिर नहीं चल सकते। यहाँ इंडिया का जो अब जो आया है ना, जो सीट्स आई हैं, उससे ये साफ हो गया है कि आपको एक तरफ लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप पूर्णतः हिंदूवादी हो जाइए, चाहे वो आप फिर अपीजमेंट की वो करिए कि सबको लेके चलिए। क्योंकि जितनी पार्टियां यहाँ पे इंडिया में मैंने देखी, सबको लेकर नहीं चलेंगे तो अभी ऐसे अटके हैं ना, उनके से बाहर हो जाएंगे इस बार। हाँ, नेक्स्ट टाइम बाहर हो जाएंगे पक्का, क्योंकि कोशिश तो अच्छा था और इनको दिख गया है, लग गया है मुंह खून, वो और कोशिश करेंगे अगली बार। 2-4 सेट का मैटर 10 सेट का है, वो साफ कर लेंगे तो बढ़िया। अब स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। हाँ, इनको छवि बदलनी पड़ेगी सबके साथ, जो बोल रहे हैं कि बस करेंगे, करिए अब, और बात करिए लोगों से जा करके। दिल्ली में रहने से नहीं होता कुछ, और जो योजना लाते हैं उसका देखिए कि वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है। और एक चीज़ इनको करने की आवश्यकता है, इनके जो कार्यकर्ता कह लीजिए, प्रवक्ता कह लीजिए, कट्टरवाद वाली जैसी भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं आम पब्लिक में, अगर मीडिया बाइट में भी हो जाए या आम पब्लिक से भी अगर वो बात कर रहे हैं, तो जैसी बातें वो करते हैं, तो उन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। कुतर्क जो हो जाता है, कुतर्क से बचने की आवश्यकता है। करना हवाई फायर वाली चीज़ें जो हुआ ही नहीं, कभी वो भी मतलब बात कर एक रहे हैं। तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जो हैं, उनकी तरह ज़्यादा प्रवक्ता आने चाहिए, जो तर्क के साथ बातें जो करें। बोले तो उसकी जिम्मेवारी ले, हाँ, कि हमने ये कहा है। हाँ, तो होगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनोज तिवारी को कि कुछ मेरे पूछा बयान जाए। को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, आगे सफाई दे रहे हो, तो गलत बात है।
मतलब बोलने में। और आजकल लोग हर सबके पास स्मार्टफोन है, सब देखता है गलत सही क्या है और कौन नेता क्या बोल रहा है। तो इसका सोशल भी असर मीडिया है। ने भी इस बार चुनाव में बहुत बड़ी मदद की है और कांग्रेस पार्टी इसका अच्छा, मैंने ये इस्तेमाल भी किया। सुना था कि इस बार जो बीजेपी का जो सोशल मीडिया है या जो आईटी सेल है उसने बहुत मैस कर दिया, उसने मैनेज ही नहीं कर पाया इलेक्शन को। मैनेज इसलिए नहीं कर पाया कि उनको पता था कि हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने किसी को अप्रोच भी नहीं मतलब किया। वही अंडर एस्टिमेट वाली बात हो गई, पहले से ही अंडर एस्टिमेट कर रखा। जैसे मोदी जी 400 पार जैसे ही बोले तो वो सब समझ गया ये तो अब साइकोलॉजिकल गेम खेल दिया है विपक्ष के साथ, अब तो कुछ होने से रहा नहीं, वो बस 400 से कम पे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो अपने नैरेटिव पे और विपक्ष वाले addict एक थे। एक सीट गिन रहे थे वो लोग कि भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है, ऐसे करके। तो ये काम क्या होगा? कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है विपक्ष अपना काम। विपक्ष खास करके मतलब अखिलेश बैकडोर यादव से का- विपक्ष अपना काम कर रहा है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ किया इस चीज़ को लेकर के। अखिलेश यादव का तो ये था ना कि अखिलेश यादव का जो पार्टी के उन्होंने बहुत सारी सीटें बदली थी, 8-9 बार एक एक सीट से बदल दिया उन्होंने कैंडिडेट। बीजेपी लेकिन कहीं ना कहीं मार खा गई इस चीज़ को करने में। बीजेपी अगर अपने जो यूपी की बॉडी है, कैंडिडेट्स में एनालाइज करने में मार खाई है बीजेपी यूपी में खास करके यूपी में, बाकी जगह तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आया है। एमपी देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा भी जिस तरीके से उम्मीद थी उससे अच्छी आ गई। उम्मीद से हरियाणा ज़्यादा में, सीटें उम्मीद पास से हैं। ज़्यादा ही। राजस्थान में थोड़ा डेंट हुआ, बट जो वहाँ पे जो वो था ना वो इतना ज़्यादा खल नहीं रहा है जितना यूपी का सबको खल रहा है कि ये कैसे हो गया। तो वो कहीं ना कहीं यही है कि जो और बीजेपी एक लग रहा है कि योगी जी को साइडलाइन कर दें। योगी जी को ये साइडलाइन भी करने वाली भी बातें लग रहा है। ये भी बहुत, जो केजरीवाल ने बात कही थी कि योगी जी साइडलाइन हो जाएंगे, उससे भी बहुत क्योंकि इम्पैक्ट जिस पड़ा है। तरीके से ना हर बार क्या होता था कि योगी जी बहुत रैली करते थे बाकी राज्यों में जा करके। इस बार उनको उसको यूपी बहुत- तक सीमित कर दिया गया। एक या 2 बार गए होंगे बिहार में, बाकी कहीं नहीं। बिहार गए, एक बार मैंने मंडी भेजा गया था उनको। बहुत मैं लोगों को भी- ये भी कहते हुए सुना कि योगी जी ने एक सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि अपनी हिंदू वाहिनी जो थी ना उसको डिसॉल्व कर दिया उन्होंने। अगर हिंदू वाहिनी योगी जी की रहेगी उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्षेत्र में। जो उनकी बहुत बड़ी वो थी, संगठन था हिंदू वाहिनी जो नेटवर्क संगठन था, पीछे बहुत तगड़ा था। हाँ उनका जो नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व करके जो उन्होंने बीजेपी में उसको मर्ज कर दिया ना, उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और मोहन यादव आए थे रैली करने, हाँ वो भी असर कर गया कि कोई बीजेपी का यादव लोग सीधे से रैली में, और उसको समझ गए कि तुम क्या करवाना चाह रहे, लड़ाना चाह रहे हो तरीके से। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कारण यादव वर्सेस रहा। यादव करवाना चाह रहे थे, एमपी का सीएम को रैली करवा रहे थे। जबकि इनको करना हिंदू वाला चाहिए। हाँ, भले वो एकजुट करिए सबको लेकर के। हाँ सारी कास्ट जय श्री राम के नाम पे इकट्ठा- एक कर लीजिए अलग बात है, लेकिन वो यादव पर अड़ गया कि ये वो भी काट कर बीच गया में इनको। वहाँ जो हो गया था हाँ, वो वाला, कई सारे मैटर थे ऐसे तो जो एक जगह पे मोदी जी की नाराजगी भी दिखी अयोध्या के लोगों के साथ। कल जब उन्होंने संबोधन दिया तो हर वक्त नारा होता था जय श्री नहीं, राम बोला से है, शुरुआत। बोला है। पहले जय जगन्नाथ से जय शुरुआत की, जगन्नाथ बोला क्योंकि कि उड़ीसा में उनको हाँ, सीटें बहुत अच्छी उड़ीसा मिली में है। बहुमत मिला है हाँ, उनको। बहुत ये अंतर नजर आया। ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखा। अरे नहीं होना चाहिए। और नहीं, नाराजगी तो देखिए किसी के भी अंदर हो सकती है भाई, जहाँ पे आपको उम्मीद थी वहाँ से आपको धोखा मिला, किसी को भी धोखा मिला हो। और वही आप पहले 80 दे रखी थी 70, तो वहाँ तो वाहवाही कर रहे थे, तो अभी नहीं दी, तो मानिए उस बात को। उस बात को अब बीजेपी को एनालाइज करने की ज़रूरत है, उस बात को इसको बोलते हैं ना चिंतन करने की ज़रूरत है। चिंतन करने की कि आवश्यकता इस है। मुद्दे पे कि अब ऐसी गलती ना हो उसके लिए क्या किया जाए। अब ऐसी गलती ना हो इसलिए ऐसे नेताओं को टिकट बिल्कुल ना दी जाए जो चुनाव के बाद अपना बस्ता बांधते हैं और दिल्ली चले जाते हैं अपने बंगले में रहने के लिए। मंदिर भी है लेकिन भी उसके है, साथ लेकिन साथ 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 अपने- और भी मुद्दे हैं, अपनी चीज़ों और को भी तो उसको देखो ना। टटोलने की आवश्यकता है उनको कि और क्या कमियां रही थी। मंदिर तो एक मंदिर तो वो एक बना सर्वोपरि दिया, चीज थी वहाँ नहीं पे। बना दिया आपने मंदिर तो चलो आपने बना दिया, उसके बाद आपके नेताओं ने क्या किया, क्या क्या किया उस वहाँ मंदिर पर? की भी जो खूबियाँ थी वो पहुँचा पाए, ये भी तो है ना। आपसे कोई सवाल कर रहा है, आपको पूरी योजनाओं के बारे में नहीं पता बीजेपी की, और मोदी जी ने क्या किया है सीधा शुरू कर देते हैं। हाँ मतलब मतलब आप अपने क्षेत्र का बताइए ना, हमने अपने क्षेत्र में क्या किया। अपने क्षेत्र का जब नहीं बता पाते हैं तो वो लोग देश की बात करने देश लगते हैं, तो मोदी ये जी सबसे ने- बड़ी बात और एक है। चीज़ और कि मोदी जी ने एम्स बनवा दिया है, वो स्टेडियम बनवा दिया। अपने क्षेत्र में आप क्या लेकर के आए हैं? आपको भी तो एक फंड मिलता है अपने हाँ। क्षेत्र का विकास करने जैसे के कि लिए। निशिकांत दुबे हैं, गोड्डा से सांसद है। हाँ। वो आदमी दावा ठोक के बोलते सांसद कि हम अपने क्षेत्र में रेल लेकर के आए हैं, एयरपोर्ट लेकर के आए हैं। झारखंड, हाँ, गोड्डा हाँ। झारखंड। निशिकांत दुबे चीज़ को बोलते हैं सामने से कि मैंने ये सब चीज़ किया, एम्स लेकर के आए वो आदमी। वो वोट मांगते रहो, जीत भी गए चुनाव। तो कहीं ना कहीं ऐसे और 3 चीज़ नेताओं जो को प्लस पॉइंट है कि गोड्डा में 3 चीज़ नहीं थी, रेलवे, एयरपोर्ट और ये
एम्स। मतलब जब वो ले जा सकते हैं तो बाकी सांसद भी अपने यहाँ हाँ। विकास कार्य करवा सकते हैं। और इस तरीके से बोलिए एटलीस्ट इतनी चीजें करवा सकते हैं कि वहाँ के लोकल 10,000 15,000 लोगों को रोजगार लोगों मिल को जाए। रोजगार मिल जाए, इतना एक एमपी करवा सकता इतना है आराम अपने से एक क्षेत्र एमपी कर के लिए। सकता है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं एमपी की पावर जो है। तो यहाँ कहीं ना कहीं लैग कर गई है बीजेपी। और विरोध तो था ही पहले से। 8 तारीख को क्या लगता है जो शपथ लेने जा रहे हैं उसके बाद? मुझे लगता है जो वादा किया ना इंटरव्यू में घूम घूम के मोदी जी है सबसे, कि बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, 50 साल तक जनता याद रखेगी। अब इस वाले मैंडेट को याद तो रखेगी 50 साल तक जनता की, ऐसा हो सकता हाँ, है। ये तो जनता को हाँ। याद रखना ही पड़ेगा। बीजेपी भी और 50 साल तक ये याद रखेगी अब और कि- कहीं ना कि कहीं मंदिर भाजपा बनाने भी के इस बाद चीज़ को क्या? याद रखेगी। नहीं ये अच्छा हुआ मेरे क्या ख्याल हुआ से। था उत्तर प्रदेश ये में? अच्छा हुआ है। जो उनका एक वो हो गया था, हम ही हम वाला हो गया था। मैं मोदी जी का वही वो बात है ना, था हम कि ही हम मेरी हैं तो फोटो क्या हम लगाओगे हैं, और तुम जीत ही तुम जाओगे हो वाला तो सीन क्या खत्म। तुम हो। अब काम उनको करना होगा। जमीनी स्तर पे मेहनत करनी पड़ेगी। मन की बात नहीं, उनकी भी बात होनी चाहिए अभी। जनता की मतलब। हाँ अब जाइए सुनिए और पहुंचाइए दिल्ली तक बात, तब होगा। इंटरव्यू तो के लिए से नहीं होता। ये थी जो डिस्कशन था या कहें जो चर्चा थी, जो चुनाव हुए लोकसभा के 2024 के अभी समाप्त हुए 4 जून को, जिसके नतीजे आए। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के बीच में एक तरीके से कहीं ना कहीं संकोच था, कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसका विरोध भी था। अगर विरोध नहीं होता तो नतीजे ये नहीं होते जो अभी आए हैं। हमने उस पर डिस्कशन किया, क्या कारण रहे उस पर डिस्कशन किया। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो निकल कर के आई हैं। बीजेपी के नेताओं को बहुत ज़्यादा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, अपने नेताओं में शफल करने की ज़रूरत है, कैबिनेट में शफल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब जो चुनाव आने वाले चुनाव होंगे वो कहीं ना कहीं अपना पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस पैटर्न को जो विपक्ष है उसने पकड़ लिया है पूरी तरीके से। तो अब एक नया एक जो फेस होता है, कहीं ना कहीं एक नई जो स्ट्रैटेजी होती है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुरू करनी पड़ेगी या स्टार्ट करनी लानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी खामी जो इस पूरे डिस्कशन में हम लोग को पता चली वो ये थी कि जो बीजेपी के नेता थे, जो करंट में जो पोजीशन होल्डर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो अपनी जनता से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। और उसका ही ये नतीजा है कि जो एनडीए कहें या बीजेपी कहें उसको एक बहुमत नहीं मिल पाया। वरना 2 फरवरी उससे पहले तक सब लोग बहुत अच्छे से आश्वस्त थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो अब जो भी दिल्ली स्तर के जो नेता हैं उनको ये समझ में आ गया कि किसी भी वोट को इग्नोर करना या किसी भी सीट को इग्नोर करना या किसी भी जो कैंडिडेट है उसको इग्नोर करना, अच्छे कैंडिडेट्स को बहुत भारी पड़ सकता है और किसी भी पार्टी के लिए पड़ सकता है। ये विपक्ष पे भी लागू हो रहा है। विपक्ष ने इस पर मंथन किया, इसीलिए उनकी सीटें जो हैं पिछली बार से एक अच्छी पोजीशन में इस बार आ गए हैं। और इसका असर विधानसभा में चुनाव में दिखेगा। और इसका असर विधानसभा के चुनावों में दिखेगा। हो सकता है बीजेपी इस बार वो गलतियां ना करे विधानसभा में, अच्छे से उतरेगी इस बार चुनाव में। तो ये हमारी चर्चा थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप भी अगर अपने कोई मुद्दे बताना चाहते हैं कि बीजेपी का जो बीजेपी की जिस तरीके से इस बार जो मैंडेट आया है, जो उनकी आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी उससे बहुत नीचे, उस पर आपका क्या कहना है ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स को देखने के लिए, जानने के लिए लोकसभा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।